दोस्तों यूक्रेन अमरीकियों से लहूलुहान हो गया। रूसी फौज की तालिबान के साथ मिलकर एक और बड़ी कार्रवाई। अफगानिस्तान के बाद यूक्रेन में भी अमरीकियों की शामत आ गई। यूक्रेन में अमरीका भी फंस गया। रूस पर पाबंदियां लगाने के बाद मैदान जंग में भी रूस को शिकस्त का शौक अमरीका के गले पड़ गया, लेकिन रूस के मुकाबला करने अमरीका के बस की बात न रही। यूक्रेन से आने वाली खबरों ने कमाल कर दिया। जदीद तरीन अमरीकी हथियार लिए रूसी फौज के कत्ल की नीयत आने वाले अमरीकी अपनी ही जान गंवा बैठे। रूस यूक्रेन जंग में कूदकर अमेरिका ने बड़ी गलती कर दी। जो बाइडेन की सोच से ज़्यादा नुकसान हो गया। यूक्रेन में उतरते ही मुसलमान मुजाहिदीन ने अमरीकियों की दुर्गत बना डाली। हालात कंट्रोल से बाहर होने लगे। यूरोप ने जंग से पीछे हटना शुरू कर दिया। पुतिन ने जंग रोकने के लिए बड़ी शर्त रख दी। अगर यूरोप और अमेरिका ने यह शर्त ना मानी तो इसका अंजाम क्या हो सकता है। वीडियो की तफसील में चल के इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि यूक्रेन में मारे जाने वाले अमरीकियों के हवाले से अमरीकी मीडिया पर क्या खबरें चलाई जा रही हैं। दोस्तों यूक्रेन के दिफा के लिए 3000 अमरीकियों ने यूक्रेन जाकर रूस के खिलाफ लड़ने का फैसला किया है, लेकिन मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक ये महज ख्वाब बन गया। यूक्रेन के मौजूदा हालात और अफवाज इस काबिल नहीं कि वो रूस का किसी भी तरह से मुकाबला कर सके, जिस पर मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो बाइडेन ने एक और छक्का लगाने की कोशिश की। अलबत्ता ये अमेरिका के गले की हड्डी बन गया। दोस्तों अमेरिकी नशरियाती इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक वाशिंगटन में यूक्रेनी सफारतखाने के एक अहलकार ने बताया कि 3000 अमरीकियों ने यूक्रेन जाकर लड़ने की हामी भरी, जिससे रूस के खिलाफ मज़ाहमत में यूक्रेन को मदद मिलेगी। यूक्रेनी सफारतखाने के एहलकार के मुताबिक इसके अलावा दीगर ममालिक से भी रज़ाकार लड़ने के लिए यूक्रेन जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में रूस के खिलाफ जाकर लड़ने के ख्वाहिशमंद अफराद में ज़्यादातर साबिक अमरीकी फ़ौजी थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने यूक्रेन की सरजमीन पर पाँव रख कर जंग में शामिल होने का फैसला किया तो इनको भी शदीद तरीन मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। दोस्तों सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने गैर मुल्की शहरियों से अपील की थी कि वो रूस के खिलाफ यूक्रेन के दिफा के लिए बनाए गए रज़ाकारों की इंटरनेशनल ब्रिगेड में शमूलियत इख्तियार करें। गैर मुल्की जंगजुओं के लिए यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हुक्मनामे के तहत आर्जी तौर पर वीज़ा पाबंदी भी उठा ली है और इस तरह रूस के खिलाफ यूक्रेन का दिफा की जद्दोजहद में अमली शिरकत के ख्वाहिशमंद अफराद बआसानी यूक्रेन दाखिल हुए, लेकिन ये अपनी जान की अमान न रख सके। रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्की जंगजुओं को यूक्रेन में दाखिले के लिए अपना अस्करी पस मंज़र बताना होगा। इसके अलावा इन्हें अपना दिफाई फौजी साजो सामान लाने पर भी जोर दिया गया। यूक्रेन के वज़ीर दिफा ओलेक्सी रेज़नेकोव ने दावा किया कि 66,000 से ज़ायद यूक्रेनी रूस से लड़ने के लिए बैरून मुल्क से वतन वापस लौट आए हैं। ये तादाद हमारे लिए 12 ब्रिगेड्स के बराबर है। उधर डेनमार्क की वज़ीर-ए-आज़म मेट फ्रेडकिसन ने अपने शहरियों को यूक्रेन में रूसी अफवाज के खिलाफ लड़ने के लिए बनने वाली इंटरनेशनल ब्रिगेड में शामिल होने की इजाज़त दे दी है। डेंच वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि डेनमार्क के शहरी रूस से लड़ने के लिए आलमी ब्रिगेड का हिस्सा बन सकते हैं। ये आज़ादी का मामला है, कोई भी अपनी पसंद से फैसला कर सकता है। दूसरी जनब अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हुकूमत की जनब से यूक्रेन को असले की फराहमी का सिलसिला गुज़श्ता दिसंबर से जारी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका की जनब से यूक्रेन को तैयारा शिकन मिसाइलों समेत टैंक शिकन ज्यूलियन मिसाइल और दीगर फौजी सामान फराहम किया जा रहा है। दोस्तों मुकामी मीडिया के मुताबिक हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। यूक्रेनी फोर्सेस का कहना है कि इन्होंने मुतादद शहरों में गुज़श्ता शब दिफाई कार्रवाइयाँ की हैं। यूक्रेन के अस्करी हुकाम का कहना है कि इन्होंने अभी तक 88 रूसी तैयारे मार गिराए हैं, लेकिन आज़ाद ज़राए से इन दावों की तस्दीक करना नामुमकिन है। रूस की जनब से अभी तक इन दावों के बारे में कोई बयान सामने नहीं आया। बरतानवी मिलिट्री इंटेलिजेंस का कहना है कि रूसी अफवाज यूक्रेन में ज़्यादा आबादी वाले इलाकों को निशाना बना रही है, लेकिन यूक्रेन की जानब से शदीद मज़ाहमत रूस की पेशकदमी को सुस्त बना रही है। बरतानवी मिलिट्री इंटेलिजेंस की जानब से जारी बयान में कहा गया कि यूक्रेन मज़ाहमत की वुसअत और कुव्वत रूस को मुसलसल हैरान कर रही है और रूस जवाबन खार्किव और मारियोपोल में ज़्यादा आबादी वाले इलाकों को निशाना बना रहा है। बरतानवी इंटेलिजेंस की जानब से कहा गया है कि रूस ने 1999 में चिचनिया में और सन 2016 में शाम में यही तरीकाकार अपनाया था।
تاہم روس بار بار کہہ چکا ہے کہ وہ عام شہریوں کو نشانہ نہیں بنا رہا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے امریکی قانون سازوں پر زور دیا کہ وہ ان کے ملک پر نو فلائی زون کی حمایت کریں یا یوکرین کو مزید طیارہ فراہم کریں۔ امریکہ کے مطابق وہ اپنی یورپی اتحادیوں پولینڈ کے ساتھ مل کر کام کر رہا تھا تاکہ یوکرین کو لڑاکا طیارے فراہم کیے جا سکیں۔ زیلنسکی نے طیاروں، ڈرونز اور طیارہ شکن میزائلوں سمیت مزید فوجی امداد کی درخواست بھی کی ہے۔ دوسری جانب نیٹو نے زیلنسکی کو اپنی ملک پر نو فلائی زون نافذ کرنے کی اپیل کی مزاحمت کرتے ہوئے کہا کہ اس سے تنازع بڑھے گا۔ امریکی کانگریس یوکرین کو ہنگامی فوجی اور انسانی امداد کی مد میں $10 ارب فراہم کرنے پر متفق ہے۔ زیلنسکی نے روس کے خلاف پابندیاں عائد کرنے پر امریکی حکومت کا شکریہ ادا کیا، لیکن ساتھ ہی یہ مطالبہ بھی کیا کہ ماسکو کی تیل کی برآمدات پر بھی پابندی عائد کی جائے۔ اسرائیلی وزیراعظم بینٹ نے روس کا ایک اچانک دورہ کیا تاکہ صدر پیوٹن سے براہ راست ملاقات ہو سکے۔ روسی حملے کے بعد یہ کسی عالمی لیڈر کا پہلا دورہ روس ہے اور اسرائیل یوکرین کا حامی ہے، لیکن اس کے روس کے ساتھ بھی تعلقات ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نے قبل ازیں یوکرینی صدر سے بھی بات چیت کی تھی۔ اسرائیلی وزیراعظم امریکہ، جرمنی اور فرانس کی مدد سے روس اور یوکرین کے مابین ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نے صدر پیوٹن سے ملاقات کے بعد جرمن چانسلر سے بھی بات چیت کی ہے۔ صدر پیوٹن اتوار کو ہی ترک صدر رجب طیب اردوان سے بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ ترکی نیٹو کا رکن ملک ہے اور اس کی سمندری سرحدیں روس اور یوکرین دونوں کے ساتھ لگتی ہیں۔ ترکی بھی نیٹو کا رکن ہونے کی وجہ سے روسی حملے کی مذمت کر چکا ہے، لیکن ساتھ ہی امن مذاکرات پر بھی زور دے رہا ہے۔ یوکرینی اور روسی حکام پیر کو امن مذاکرات کے تیسرے دور کے لیے متفق ہو گئے ہیں۔ جمعرات کو فریقین نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر راہداری کھولنے پر اتفاق کیا تاکہ شہریوں کو کچھ جنگی علاقوں سے نکلنے کی اجازت دی جا سکے۔ تاہم ماریوپول اور وولونووا خاصا سے شہریوں کے انخلاء کا منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ دونوں فریقین نے ایک دوسرے پر جنگ بندی کے خلاف ورزیوں کا الزام لگایا۔ تاہم ماریوپول سے عام شہریوں کا انخلاء جنگ بندی کے وقفے کے دوران آج کیا جائے گا۔ دوسری جانب اتوار کو یوکرین چھوڑنے والے پناہ گزینوں کی تعداد 1.5 ملین تک پہنچنے کی توقع ہے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ امن مذاکرات کے پہلے 2 راؤنڈ سے مثبت نتائج سامنے نہیں آئے، لیکن وہ مذاکرات کو جاری رکھے گا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ صدر زیلنسکی کی نیٹو سے مدد کی درخواست مذاکرات میں مددگار نہیں ہے، لیکن لاروف کا بھی کہنا تھا کہ ماسکو تیسرے دور کے لیے تیار ہے۔ تاہم ماریوپول سے عام شہریوں کا انخلاء جنگ بندی کے وقفے کے دوران آج کیا جائے گا۔ دوسری جانب اتوار کو یوکرین چھوڑنے والے پناہ گزینوں کی تعداد 1.5 ملین تک پہنچنے کی توقع ہے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ امن مذاکرات کے پہلے 2 راؤنڈ سے مثبت نتائج سامنے نہیں آئے، لیکن وہ مذاکرات کو جاری رکھے گا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ صدر زیلنسکی کی نیٹو سے مدد کی درخواست مذاکرات میں مددگار نہیں ہے، لیکن لاروف کا بھی کہنا تھا کہ ماسکو تیسرے دور کے لیے تیار ہے۔